2 मिनट वेट कर लेते हैं। ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग, तो बोला जा रहा है कि दिस मेथड इज यूज्ड when the impurities present in the metal have greater affinity for oxygen than the metal। तो अगर मेटल के साथ जो इम्प्योरिटी है, बोल रहा है कि अगर इम्प्योरिटी की ऑक्सीजन एफिनिटी मेटल से ज्यादा है तो फिर उस केस में हम ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग को यूज करेंगे। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये इम्प्योरिटी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके रिमूव हो जाएगी, ठीक है, मेटल मिल जाएगा। तो कंडीशन जो है इंपॉर्टेंट है, दिस मेथड इज यूज्ड, कब यूज करेंगे, when the impurities present in the metal have greater affinity for oxygen than the metal and are more readily oxidized than the metal, obviously। तो बोल रहे कि the oxides of impurities formed during refining can be removed as follows। अब जो impurity है वो ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ऑक्साइड को हम अलग अलग तरीके से रिमूव करते हैं, जैसे बोले कि some oxides may form a scum on the surface of the metal and the scum can be easily removed by skimming। scum मतलब जैसे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में जैसे फ्रोथ बना था ना, मतलब वो पपड़ी बोल सकते हो, बेसिकली वो इमिसिबल है विद द मेटल, ठीक है। तो oxides may form a scum on the surface of the metal and the scum can be easily removed by skimming। If the oxides are volatile, they escape from the mouth of furnace। अगर volatile oxide है तो वो escape out हो जाएगा, जो furnace का vent है, vent के थ्रू remove हो जाएगा। Some oxides may form a slag, ठीक है, कुछ oxides है जो slag formation में involve हो जाते हैं। तो some oxides may form a slag with the lining used inside the furnace and then may be removed in the form of slag। ठीक है, तो यहां पे जो लाइनिंग है वो फ्लक्स की तरह एक्ट करती, क्लियर। तो 3 तरीके से ऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है। पहला, कुछ ऑक्साइड्स हैं मेटल सरफेस के ऊपर स्कम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनको स्किमिंग के थ्रू रिमूव कर लिया जाता है। कुछ ऑक्साइड्स हैं जो वोलेटाइल है, वो माउथ ऑफ फर्नेस के थ्रू रिमूव हो जाते हैं। और कुछ ऑक्साइड्स हैं जो स्लैग के फॉर्म में रिमूव होते हैं। स्लैग फॉर्मेशन के लिए जो फर्नेस में लाइनिंग यूज की जाती है वो लैनिंग यूज होती है, मतलब वो लाइनिंग फ्लक्स की तरह एक्ट करती है। तो बोल रहा है कि ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए यूज करते हैं ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग, इसको यूज करते हैं लेड के लिए, सिल्वर के लिए, कॉपर के लिए और आयरन के लिए। लेड, सिल्वर, कॉपर और आयरन के लिए ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग को यूज किया जाता है। तो अब तक सारी बात समझ में आ गई। कब यूज होगा ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग, जब इम्प्योरिटी की ऑक्सीजन एफिनिटी मेटल के कंपेयर में, ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग को यूज करते हैं। अब यहां पे जो इम्प्योरिटी जो ऑक्साइड बनाता है, उस ऑक्साइड को हम 3 तरीके से रिमूव करते हैं, स्किमिंग के थ्रू, ठीक है, वोलेटाइल ऑक्साइड्स के फॉर्म में वो रिमूव हो जाता है डायरेक्टली, और कुछ स्लैग के फॉर्म में रिमूव होता है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग को यूज किया जाता है लेड, सिल्वर, कॉपर और आयरन मेटल के रिफाइनिंग के लिए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग, ठीक है, ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग में भी फर्दर क्या है, क्लासिफिकेशन। तो बोला इन ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग फॉलोइंग 2 मेथड्स आर यूज्ड, ठीक है। अब देखो यही नेम कल की क्लास में मैं बोल रहा था, ठीक है। तो एक तो हो गया बेसेमराइजेशन,
ठीक है, बेसेमराइजेशन, और दूसरा क्यूपिलेशन। ये किसके टाइप है? ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग के टाइप है, बेसेमराइजेशन एंड क्यूपिलेशन। अब देखो बेसेमराइजेशन में क्या होता है, बोला इट इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ आयरन। आयरन के प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है बेसेमराइजेशन। ठीक है, द मॉल्टन कास्ट आयरन और पिग आयरन obtained from a blast furnace contain about 4% carbon and other impurities such as silicon, phosphorus, sulfur, manganese, etc. ये भी impure आयरन है। ठीक है, कास्ट आयरन, पिग आयरन, रॉट आयरन, ये 3 टाइप के आयरन होते हैं। ठीक है, और स्टील तो एलॉय में आ जाता है। सरफेस की बुकलेट शेयर करना मेटलर्जी की, मतलब ये है नहीं, मैं देखता हूँ अगर वहां से कंप्यूटर में तो है। हाँ, तो उसको जो है मेटलर्जी की बुकलेट पे शेयर कर। ठीक है, तो तुम अभी एनसीईआरटी है तुम्हारे पास, ओपन करो। जहां ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम बना हुआ है, देखो। वहीं पे सामने जो पैराग्राफ है उसको पढ़ो। वहां देखो, वही कास्ट आयरन और पिग आयरन। दिखा क्या? नाम मिल गया, पिग आयरन लिखा हुआ, और रॉट आयरन जो होता है ना, वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है आयरन का। ठीक है, बाकी अभी देखते हैं। तो बेसेमराइजेशन किसके लिए यूज किया जाता है? आयरन के प्योरिफिकेशन के लिए। द मॉल्टन कास्ट आयरन और पिग आयरन obtained from a blast furnace contains about 4% कार्बन, उसमें लगभग 4% कार्बन होता है, एंड अदर इंप्योरिटीज सच एज सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, मैग्नीज एक्सेट्रा। जो मेजर इंप्योरिटी है वो कार्बन। ठीक है, द मॉल्टन आयरन कंटेनिंग इंप्योरिटीज इज टेकन इन अ बेसेमर कन्वर्टर। अब यहां से जो मॉल्टन आयरन मिला उसको किसके अंदर रख रहे हैं? बेसेमर कन्वर्टर के अंदर। ये भी एक टाइप का फर्नेस है। ठीक है, अगर इस फर्नेस का शेप को देखे ना, तो ये इस फर्नेस का शेप वैसा ही होता है जैसे वो कंक्रीट की मिक्सिंग के लिए जो वो रोटर नहीं यूज करते। हाँ, बस वैसा ही होता है इसका शेप। ठीक है, उसमें भी रोटेशन के अरेंजमेंट होता है यूनिफॉर्म हीटिंग के लिए। So the molten iron containing impurities is taken in a Bessemer converter and compressed air is passed through it. Compressed air is passed through it from the bottom. अब ये compressed air जो पास करता है ना, बेसिकली अंदर में कंबशन कराने के लिए यूज करते हैं। जो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होना है इंप्योरिटीज को ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो वहां पे compressed air चाहिए। And compressed air is passed through it from the bottom. The furnace is lined inside with the basic oxide. फर्नेस के अंदर लाइनिंग किसकी है? बेसिक ऑक्साइड की, यानी कि बेसिक फ्लक्स है वो। ठीक है, lined inside with the basic oxide such as calcium oxide. During the process, अब ये कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करने का 2 एडवांटेज है। एक तो ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। कैल्शियम ऑक्साइड का जो थर्मल स्टेबिलिटी है ना, बहुत ज्यादा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल के फॉर्म में यूज करते हैं, प्लस इसको एज अ फ्लक्स भी यूज किया जाता है। तो बोल रहा है कि द फर्नेस इज लाइंड इनसाइड विद द बेसिक ऑक्साइड सच एज कैल्शियम ऑक्साइड।
ड्यूरिंग द प्रोसेस द impurities are oxidized and the acidic oxides such thus produced form slag with basic calcium oxide. जैसे यहां पे देखो क्या क्या इंप्योरिटी, सिलिकॉन है, अब सिलिकॉन का जो ऑक्साइड होगा एसिडिक होगा, फास्फोरस का ऑक्साइड एसिडिक होगा, सल्फर का ऑक्साइड तो सीधे उड़ गया SO2 बन के, ठीक है। मैग्नीज का ऑक्साइड जो है ये बेसिक होगा, ठीक है, मैग्नीज का ऑक्साइड बेसिक होगा। तो इसका मतलब है कि स्लैग फॉर्मेशन के थ्रू सिलिका और फास्फोरस के जो ऑक्साइड्स है P2O5 उसको रिमूव करेंगे, सल्फर का ऑक्साइड जो है वो वेंट गैसेस के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मैग्नीज है ना ये स्किमिंग के थ्रू रिमूव होगा, स्किमिंग के थ्रू, स्कम फॉर्मेशन करेगा, तो इसको स्किमिंग के थ्रू रिमूव करेंगे। So the furnace is lined inside with the basic oxides such as calcium oxide. During the process, the impurities are oxidized and the acidic oxides thus produce form slag with basic calcium oxide. ठीक है, ये रिएक्शन है। जैसे फास्फोरस है इंप्योरिटी के फॉर्म में, तो फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ P4O10 बना लेगा, फिर ये P4O10 जो कि एसिडिक है ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ थॉमस स्लैग बनाता है, इसको बोलते हैं थॉमस स्लैग। इसको क्या बोलते हैं? थॉमस स्लैग बोलते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट, तो CH3PO4 ट्वाइस। मैग्नीज क्या बना रहा है? MnO2 बेसिक ऑक्साइड है, सिलिकॉन SiO2 एसिडिक ऑक्साइड है। अब ये यहां पे बोल रहा है कि ये जो मैग्नीज का ऑक्साइड है वो सिलिका के साथ MnSiO3 ये स्लैग बना सकता है, मतलब ये जो दो इंप्योरिटीज है ये आपस में भी रिएक्ट कर सकती है। हाँ, और प्लस जो है ये सिलिका जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ भी स्लैग आउट हो सकता है, कैल्शियम सिलिकेट बनाकर। बोले ड्यूरिंग बेसिमराइजेशन इफ impurities present are basic in nature then lining of silica bricks is done। ठीक है, अगर बेसिक इंप्योरिटीज प्रेजेंट है तो ऐसी सिचुएशन में हमें एसिडिक फ्लक्स की लाइनिंग करनी होगी, तब हम सिलिका की लाइनिंग करेंगे। सिलिका भी एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल 3 टाइप के है ना, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। समझ में आ गया? Yes, sir. तो बेसिमराइजेशन किसके लिए यूज किया जाता है? किसके प्योरिफिकेशन के लिए? आयरन के प्योरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। बेसिमराइजेशन ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग का एक टाइप है। बेसिमर कन्वर्टर के अंदर बेसिमराइजेशन कराते हैं, बेसिमर कन्वर्टर को यूज किया जाता है इसको परफॉर्म करने के लिए, इसीलिए इसको बेसिमराइजेशन बोलते हैं। क्यूपिलेशन, ठीक है, क्यूपिलेशन तो बोल रहा है कि लेड प्रेजेंट इन सिल्वर एज इंप्योरिटी, लेड प्रेजेंट इन सिल्वर एज इंप्योरिटी, सिल्वर के अंदर जो लेड इंप्योरिटी प्रेजेंट है इज रिमूव्ड बाय दिस प्रोसेस, क्यूपिलेशन के थ्रू उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, लेड प्रेजेंट इन सिल्वर एज इंप्योरिटी इज रिमूव्ड बाय दिस प्रोसेस। There the impure metal is melted in a cupel। जो impure metal है उसको किसके अंदर मेल्ट करते हैं? क्यूपेल। क्यूपेल का शेप कैसा है? बोले बोट शेप का होता है, ठीक है, बोट शेप का होता है क्यूपेल। उसके अंदर जो है इसको मेल्ट करते हैं। मेड ऑफ बोन एश, ये जो क्यूपेल है ये किससे बना होता है? बोन एश से बना होता है और सीमेंट से बना होता है। बोन एश से बना होता है और सीमेंट से बना होता है। बोन एश मतलब बेसिकली सीमेंट जैसा ही एक मतलब जो है फॉर्म है, जिसको जैसे वो बोलते हैं ना कि कुछ यूटेंसिल्स होते हैं जिनको बोन एश से फॉर्म किया जाता है। घर में सामान रखने के लिए भी बोन एश को यूज करते हैं। बोन का मतलब हड्डी नहीं है, ठीक है, वो कुछ उसी टाइप का राख टाइप का है जिसको जो है यूज किया जाता है बनाने के लिए।
तो मेड ऑफ बोन एस और सीमेंट विच इज पोरस इन नेचर। अब इसकी क्या स्पेशलिटी है? पोरस होगा। इट इज विच इज पोरस इन नेचर। द प्रोसेस इज कैरीड आउट इन अ रिवर्बरेटरी फर्नेस। ये क्यूपेल को कहां रखते हैं? रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर। द प्रोसेस इज कैरीड आउट इन अ रिवर्बरेटरी फर्नेस वेयर अ ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, ठीक है, वेयर अ ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इज पास्ड ओवर द मॉल्टन मेटल। यानी कि एयर होल को ओपन किया और वहां पे एक एयर की हाई करंट जो है एयर की पास करते हैं। तो ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इज पास्ड ओवर द मॉल्टन मेटल। अब बोला द इंप्योरिटीज आर ऑक्सीडाइज। इस प्रोसेस में क्या होता है? इंप्योरिटीज ऑक्सीडाइज हो जाती है एंड वोलेटाइल ऑक्साइड्स दस प्रोड्यूस्ड स्केप्ड फ्रॉम द ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर। तो वो उसी हॉट एयर ब्लास्ट के साथ वो रिमूव भी हो जाता है, ठीक है। जो वोलेटाइल ऑक्साइड्स है वो वेंट के थ्रू रिमूव हो जाते हैं। पोरस नेचर ऑफ क्यूपेल हेल्प्स इन। अब क्यूपेल का जो पोरस नेचर है उससे क्या एडवांटेज मिलता है? ठीक है, एब्जॉर्बिंग लास्ट ट्रेसेस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ इंप्योरिटीज। जो इंप्योरिटीज के ऑक्साइड्स है ट्रेस अमाउंट में, उनको भी वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते, ठीक है। एब्जॉर्बिंग लास्ट ट्रेसेस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ इंप्योरिटीज, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की एंट्री में ये हेल्प करते हैं। बोन एस इज अ न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी मटेरियल, तो इसलिए ये हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकते हैं। भाई सोचो कि उसके अंदर मेटल को मॉल्टेन फॉर्म में रखना है, कितना हाई टेम्परेचर होगा। तो ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो उस टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सके, ठीक है। तो क्यूपेल जो है, क्यूपेल जिस मटेरियल से बना है वो मटेरियल जो है हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड करने वाला होना चाहिए, मतलब वो एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल होना चाहिए। तो क्यूपिलेशन को किस लिए यूज किया जा रहा है? सिल्वर के अंदर जो लेड इंप्योरिटी है उसको रिमूव करने के लिए क्यूपिलेशन को यूज किया जा रहा है। इसको क्यूपिलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जो है वो एक वेसल के अंदर परफॉर्म होता है, जो बोट शेप का वेसल होता है, जो बोन एस या सीमेंट से बना होता है, जिसको हम क्यूपेल बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्यूपिलेशन बोलते हैं। बाकी उस क्यूपेल को रखते किसके अंदर है? रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर, और फर्नेस के थ्रू ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर को पास करते हैं। उसके थ्रू जो इंप्योरिटीज है वो ऑक्सीडाइज होती है और वो जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज है वो ब्लास्ट के साथ रिमूव हो जाती है। अब देखो, अब बात आती है पोलिंग प्रोसेस, मतलब ये जो केमिकल रिफाइनिंग है उसका दूसरा मेथड। पहले ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग था, फिर पोलिंग था, ठीक है। तो पोलिंग प्रोसेस देखो, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दोज मेटल्स व्हिच कंटेन देयर ओन ऑक्साइड्स एज इंप्योरिटीज। वो उन मेटल्स के प्योरिफिकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है जिनके खुद के ऑक्साइड्स इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट, ठीक है। तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दोज मेटल्स व्हिच कंटेन देयर ओन ऑक्साइड्स एज इंप्योरिटीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉपर, टिन आर प्योरिफाइड बाय दिस प्रोसेस। इम्प्योर कॉपर इज रीमेल्टेड इन अ रिवर्बरेटरी फर्नेस। जो इम्प्योर कॉपर हमें मिला रिडक्शन के थ्रू, उसको फिर से मेल्ट करते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर, लाइंड विद सिलिका, एंड अ ब्लास्ट ऑफ ऑक्सीजन इज ब्लोन इनटू द फर्नेस, ठीक है। ब्लास्ट ऑफ ऑक्सीजन इज ब्लोन इनटू द फर्नेस व्हिच ऑक्सीडाइजेस सल्फर, एंटीमनी एंड आर्सेनिक। किसको किसको ऑक्सीडाइज कर देता है? सल्फर इंप्योरिटी को, एंटीमनी इंप्योरिटी को और आर्सेनिक इंप्योरिटी को इनटू देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स, ठीक है, विच आर वोलेटाइल एंड देयरफॉर कैन बी इजीली रिमूव्ड। तो ये वोलेटाइल है इसलिए आसानी से रिमूव हो जाता है। आयरन इंप्योरिटी प्रेजेंट इज ऑक्सीडाइज टू FeO।
अगर उसके अंदर आयरन इंप्योरिटी है तो वो ऑक्सीडाइज होकर के क्या बन जाएगी, FeO बन जाएगी, विच फॉर्म्स अ स्लैग विथ लाइनिंग यूज्ड। तो ये FeO जो है एसिडिक फ्लक्स के साथ स्लैग बना लेगा, तो स्लैग के थ्रू जो है इसको रिमूव कर लेते हैं। मॉल्टेन कॉपर लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, मॉल्टेन कॉपर लेफ्ट बिहाइंड कंटेन्स क्यूप्रिक ऑक्साइड एज इंप्योरिटीज, ठीक है, मॉल्टेन कॉपर लेफ्ट बिहाइंड कंटेन्स क्यूप्रिक ऑक्साइड एज इंप्योरिटीज। फिर बोला कि द एंथ्रासाइट पाउडर, एंथ्रासाइट जो है ये कोल की मतलब बहुत अच्छी वैरायटी को बोलते हैं, कोल की जो बेस्ट क्वालिटी होती है उसको एंथ्रासाइट बोलते हैं, ठीक है। द एंथ्रासाइट पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द मॉल्टेन मेटल, उसको स्प्रिंकल कर देते, छिड़क देते हैं, ठीक है, मॉल्टेन मेटल के ऊपर। द एंथ्रासाइट पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द मॉल्टेन मेटल एंड देन इट इज क्या है, एजिटेटेड। क्या कर रहे हैं इसको, एजिटेट कर रहे हैं, ऐसे घुमाते हैं, एंड देन इट इज एजिटेटेड विथ पोल्स ऑफ ग्रीन वुड, ठीक है, मतलब हरे कोई ये एक लकड़ी जो है हमने तोड़ी जो कि ग्रीन प्लांट से हमें मिली, ठीक है, तो जब हम उसको वहां पे उससे के थ्रू एजिटेट करेंगे तो मेथेन गैस प्रोड्यूस होती है। समझाया क्या होगा, मेथेन गैस प्रोड्यूस होता है, और वो मेथेन गैस रिडक्शन में यूटिलाइज होती है, जो उस मेटल का ऑक्साइड है उसको रिड्यूस करती है। तो बोले द मॉल्टेन मेटल एंड देन इट इज एजिटेटेड, एक बार फिर से देखो, मॉल्टेन कॉपर लेफ्ट बिहाइंड कंटेन्स क्यूप्रिक ऑक्साइड एज इंप्योरिटीज, बाकी तो इंप्योरिटीज रिमूव हो चुकी है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड इंप्योरिटी बच गई। अब इसको रिमूव करना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले एंथ्रासाइट पाउडर को स्प्रिंकल कर देते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, पोल लेते हैं ग्रीन वुड, यानी कि कोई भी हरा जो है डंठल लिया, हरी लकड़ी ली, ठीक है, हरी मतलब हरे कलर की नहीं कि पेंट कर दिया, तो उसको तोड़ करके फिर उसके बाद क्या करते हैं, उससे जो है हम उसको एजिटेट करते हैं, द मॉल्टेन मेटल एंड देन इट इज एजिटेटेड विथ पोल्स ऑफ ग्रीन वुड। ग्रीन पोल एट हाई टेम्परेचर लिबरेट हाइड्रोकार्बन गैसेस, ठीक है, हाइड्रोकार्बन गैसेस विच आर कन्वर्टेड इनटू मीथेन। मीथेन thus obtain reduce cupric oxide into फ्री कॉपर, इस तरीके से इसका रिमूवल होता है। तो इसको पोलिंग क्यों बोल रहे हैं हम, वजह समझ में आ रही है, क्योंकि ग्रीन पोल को यूज किया जा रहा है रिडक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जो मेटल ऑक्साइड इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए ग्रीन पोल को यूज करते हैं। ग्रीन पोल हाई टेम्परेचर पे मेथेन गैस को प्रोड्यूस करता है और वो मेथेन गैस रिडक्शन में यूटिलाइज होती है, इसीलिए इस प्रोसेस को पोलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बोले इन दिस मेथड कॉपर ऑब्टेन्ड इज अबाउट 99.5% प्योर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड टफ पिच कॉपर। टफ पिच कॉपर, ये टर्म्स जो है ना ये याद रखने हैं आपको। टफ पिच कॉपर किसको बोलते हैं, 99.5% प्योर जो कॉपर है उसको टफ पिच कॉपर। ठीक है, अब बोल रहा है कि इनप्योर टिन मेटल या नहीं गलत लिखा हुआ, इम्प्योर टिन मेटल होना चाहिए, इनप्योर नहीं, इम्प्योर टिन मेटल कंटेन्स इम्प्योरिटीज ऑफ आयरन, टंगस्टन, SnO2। अब देखो इसमें भी टिन का ऑक्साइड इम्प्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट, ठीक है, तो impure tin metal contains impurities of iron, tungsten and SnO2. The impurity of SnO2 is due to incomplete reduction of tin ore. जो टिन ओर हमने कंसीडर किया था उसके रिडक्शन के लिए हमने कार्बन रिडक्शन मेथड को यूज किया, उसमें कुछ और जो है रिड्यूस नहीं हो पाता, which can be reduced by methane gas produced by poling।
उसको भी हम इसी तरीके से रिड्यूस करेंगे जैसे CuO को रिड्यूस किया। आ गया समझ में? तो इम्प्योर कॉपर में क्या क्या इम्प्योरिटी है? इम्प्योर कॉपर में इम्प्योरिटी क्या थी? अब ये आपसे पूछी जा सकती है। इम्प्योर कॉपर इज रीमेल्टेड इन अ रिवर, इसमें है इम्प्योरिटी के फॉर्म में ऑक्साइड्स ऑफ, मतलब सल्फर इम्प्योरिटी के फॉर्म में रही होगी रिडक्शन पे, एंटीमनी, आर्सेनिक, ये इम्प्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है अलोंग विथ क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ साथ सल्फर, एंटीमनी और आर्सेनिक जो है वो इम्प्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है। पोलिंग क्लियर हो गया? तो पोलिंग को आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग बोलोगे या रिडक्टिव रिफाइनिंग बोलोगे? रिडक्टिव रिफाइनिंग बोलोगे। पहले जो कुछ हुआ वो अलग था, पोलिंग तो लास्ट में हुआ ना, जब मेटल और उसका ऑक्साइड इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट, मेटल के साथ उसका ऑक्साइड इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट, बाकी सारी इंप्योरिटीज रिमूव हो गए, तब पोलिंग कराया। तो वहां पे जो ग्रीन पोल को हम यूज कर रहे हैं उससे मेथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है, वही मेथेन गैस उस ऑक्साइड का रिडक्शन करा रही है, तो ये रिडक्टिव रिफाइनिंग। तो पोलिंग इज एग्जांपल ऑफ रिडक्टिव रिफाइनिंग। वेसेमराइजेशन एंड क्यूपिलेशन आर एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग। एक तरीके से आप यहां बोल सकते हो कि यहां पे जैसे इम्प्योर कॉपर था ना, तो इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग की। पहले क्या किया, सल्फर को रिमूव किया, एंटीमनी को रिमूव किया, ठीक है, आर्सेनिक को रिमूव किया, उस किया ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग यूज की। पहले ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग हुई और बाद में क्या हुआ है, रिडक्टिव रिफाइनिंग। पोलिंग, पोलिंग इज रिडक्टिव रिफाइनिंग। तो ये क्लियर हो गया सबको? अब देखो वेपर फेज रिफाइनिंग, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन आ रहा है, वेपर फेज रिफाइनिंग। देखो बोले दिस मेथड इज एप्लीकेबल इफ फॉलोइंग टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड। वेपर फेज रिफाइनिंग तब यूज किया जाएगा जब ये दो कंडीशन फुलफिल होगी। नंबर वन, द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस मस्ट बी वोलेटाइल। जो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो क्या होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए, पहली कंडीशन, ठीक है। द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म्ड मस्ट बी वोलेटाइल। और दूसरी कंडीशन क्या है, द इंटरमीडिएट कंपाउंड शुड डिकम्पोज ऑन हीटिंग एट प्रैक्टिकली अटेनेबल टेम्परेचर। ऐसा नहीं बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके डिकम्पोज हो, ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर पे, मतलब आसानी से हम उसको डिकम्पोज कर सके। पहली बात, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो वोलेटाइल होना चाहिए। दूसरी बात, वो जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो प्रैक्टिकली अटेनेबल टेम्परेचर पे उसको डिकम्पोज हो जाना चाहिए। क्लियर? तो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो वेपर फेज रिफाइनिंग को यूज किया जाएगा। फॉलोइंग टू मेथड्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन वेपर फेज रिफाइनिंग। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में एक तो मोन्स प्रोसेस को यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, और दूसरा वैन आर्केल डीबोअर प्रोसेस या वैन आर्केल मेथड। कई बार ना ये लिखा होता है डीबोअर प्रोसेस, लोग उलझ जाते हैं। वैन आर्केल मेथड तो लोग जानते हैं, लेकिन उसको डीबोअर प्रोसेस भी बोलते हैं। आया हुआ है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इसलिए बोल रहा हूं। तो इसको पूरा नेम क्या है, वैन आर्केल डीबोअर प्रोसेस, या वैन आर्केल मेथड और डीबोअर प्रोसेस, कुछ भी बोल सकते हैं।
Mond's process. बोले दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल. किसके लिए यूज किया जाता है? निकल के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है. वेयर इम्प्योर निकल इज ट्रीटेड विथ वाटर गैस. इम्प्योर निकल को किसके किसके साथ ट्रीट करते हैं? वाटर गैस के साथ ट्रीट करते हैं. विच क्या लिखा हुआ है? कार्बन मोनोऑक्साइड एट 50 डिग्री. ठीक, समझ में आ गया? देखो, दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल वेयर इम्प्योर निकल इज ट्रीटेड विथ वाटर गैस. अब ये वाटर गैस में ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? निकल के साथ मेटल कार्बोनिल बना लेता है. जो इम्प्योरिटी है वो इन्वॉल्व नहीं होती. मेटल कार्बोनिल फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व होगा? निकल इन्वॉल्व होगा. इम्प्योरिटीज इन्वॉल्व नहीं होगी. ठीक है, तो ट्रीटेड विथ वाटर गैस और विथ कोबाल्ट एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड. मुझे लग रहा है ये होना चाहिए. स्टेटमेंट भी सही करना पड़ रहा है. और विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, कोबाल्ट नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड. या तो वाटर गैस के साथ ट्रीट करेंगे या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे. ठीक है, एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड वेयर ए वोलेटाइल कंपाउंड NiCO4 इज ऑब्टेन्ड. यहां पे क्या बन जाता है? NiCO4 बन जाता है. विच व्हेन हीटेड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड. अब इस वोलेटाइल कार्बोनिल को ट्रीट करते हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग हो जाती है और प्योर निकल मिल जाता है. ठीक है, प्योर निकल इज ऑब्टेन्ड. तो अब आप देखो यहाँ पे, पहले ये वाटर गैस बनाया कैसे, इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है. ये सब आप पहले ही पढ़ चुके हो. ठीक है, कोक को सुपर हीटेड स्टीम के साथ ट्रीट करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बन जाता है, यानी कि वाटर गैस बन जाती है. इम्प्योर निकल को वाटर गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट किया पहले 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या बन गया? NiCO4 बन गया जो वोलेटाइल है. अब ये जो NiCO4 है, इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एस्केप आउट हो गई और प्योर निकल मिल गया. ठीक है, पहले इम्प्योर निकल, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. अब ये टेम्परेचर याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो NiCO4 बन जाता है जो वोलेटाइल मेटल कार्बोनिल है. फिर NiCO4 को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हीट करते हैं तो प्योर निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है. तो ये है मोन्स प्रोसेस. ठीक है, किसके लिए यूज किया जाता है? निकल के प्योरिफिकेशन के लिए. इसमें क्या करेंगे? इम्प्योर निकल को पहले वाटर गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रीट करते हैं, वोलेटाइल मेटल कार्बोनिल बनता है. उस वोलेटाइल मेटल कार्बोनिल को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिमूव हो जाती है और प्योर निकल मिल जाता है. सर निकल किस फॉर्म में मिलेगा सर? प्योर फॉर्म. गैस, निकल और गैस नहीं मतलब लिक्विड सॉलिड. पहले तो ये ऑब्वियसली इतना कम टेम्परेचर है तो सॉलिड फॉर्म में ही मिलेगा. ठीक है, टेम्परेचर कम. निकल कोई वोलेटाइल मेटल तो होता नहीं. तो सर इम्प्योरिटी से कैसे करेंगे? बेसिकली जब हीट किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, मतलब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू निकल के साथ अटैच हुआ. तुमने तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है तो समझ सकते हो इस बात को. वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग हो जाती है. ये समझ में प्रोसेस. अब देखो, वैन आर्केल डीबोअर प्रोसेस. बोले दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड बोरॉन. ये भी पूछा गया है. टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड बोरॉन, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है. ठीक है, 1 मार्क सेक्शन में पूछा गया है कि वैन आर्केल मेथड को किस मेटल के प्योरिफिकेशन के लिए यूज किया गया. गिव नेम ऑफ वन मेटल फॉर विच वैन आर्केल मेथड इज यूज्ड.
बोला इन दिस मेथड impure टाइटेनियम इज ट्रीटेड विथ आयोडीन। इम्प्योर टाइटेनियम को किसके साथ ट्रीट करते हैं? आयोडीन के साथ। अब इम्प्योर टाइटेनियम है तो इम्प्योर जिरकोनियम भी हो सकता है, इम्प्योर बोरॉन भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? तीनों के लिए यूज करते हैं ना। तो एक एग्जांपल यहाँ पे टाइटेनियम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया, यही एग्जांपल मोस्टली आपको बुक्स में मिलेगा। तो इन दिस मेथड इम्प्योर टाइटेनियम इज ट्रीटेड विथ आयोडीन एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम वेयर वोलेटाइल टाइटेनियम आयोडाइड इज प्रोड्यूस्ड। TiI4 बन जाता है, जो कि वोलेटाइल टाइटेनियम आयोडाइड इज प्रोड्यूस्ड व्हिच व्हेन हीटेड ऑन कॉपर और टैंटलम फिलामेंट। तो उसको किसके ऊपर हीट करते? कॉपर फिलामेंट के ऊपर या टैंटलम फिलामेंट के ऊपर हीट करते हैं एट 1400 केल्विन। 1400 1700 क्या है? एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा है। हाँ? 1800 केल्विन। चलो भाई 1800 केल्विन कर दो फिर इसको, कोई नहीं 1700 ही रहेगा। तो ये जो TiI4 बना है, इस TiI4 को हीट करते हैं कॉपर और टैंटलम फिलामेंट के ऊपर 1700 केल्विन टेम्परेचर पे, 1700 to 1800 केल्विन टेम्परेचर पे। तो वहां पे क्या होगा? आयोडीन रिमूव हो जाएगा और क्या मिल जाएगा? प्योर टाइटेनियम मिलेगा। आयोडीन रिमूव हो जाएगा और प्योर टाइटेनियम का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें भी वही बात आप देख रहे हैं कि पहले एक वोलेटाइल इम्प्योर कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ, वो वोलेटाइल इम्प्योर कंपाउंड को हम इजिली अटेनेबल टेम्परेचर पे डिकम्पोज करके प्योर मेटल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी यहाँ पे खैर इसको इजिली अटेनेबल टेम्परेचर तो नहीं बोलोगे, लेकिन यूज किया जाता है। तो अब जैसे देखो इम्प्योर टाइटेनियम है प्लस आयोडीन, ठीक है, ये I2 है, तो क्या बन गया यहाँ पे? TiI4 बन गया, ठीक है, TiI4। और फिर TiI4 को कॉपर और टैंटलम फिलामेंट के ऊपर 1700 केल्विन पे हीट करते हैं, तो प्योर टाइटेनियम और आयोडीन वेपर्स रिमूव होता है। तो वेपर फेज रिफाइनिंग समझ में आ गया? बहुत आसान है। वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या है? वेपर फेज रिफाइनिंग तब यूज की जाती है जब इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है वो वोलेटाइल हो और उसको हम इजिली अटेनेबल टेम्परेचर पे डिकम्पोज कर सकें। दो मेथड हैं जिनको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। मोन्स प्रोसेस जो निकल के प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है, और दूसरा वैन आर्केल डिबोअर प्रोसेस जो टाइटेनियम, जिरकोनियम और बोरॉन के प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है। अब वैन आर्केल डिबोअर प्रोसेस में क्या करते हैं? जो इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल को आयोडीन के साथ हीट करते हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स टेम्परेचर पे, तो वहां से इनके आयोडाइड बन जाते हैं, जो वोलेटाइल आयोडाइड बनेगा। फिर वोलेटाइल आयोडाइड को कॉपर और टैंटलम फिलामेंट के ऊपर 1700 to 1800 केल्विन पे हीट करते हैं, तो आयोडीन अलग हो जाती है और प्योर मेटल मिल जाता है। इस केस में लिक्विड फॉर्म में मिल सकता है ना? हाँ, इतना हाई टेम्परेचर है तो मिल सकता है। अब पता चला कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत ज्यादा हो तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग देखो बोल रहे दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स सच एज, किसके लिए? कॉपर, जिंक, टिन, सिल्वर, निकल, गोल्ड, एल्युमिनियम, लेड एटसेट्रा भी।
तो और भी, ठीक है, इन सब के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को यूज करते हैं। तो आप कुल मिला के ये समझ लो, कई बार क्या होता है ना कि जब हम 2 रिफाइनिंग मेथड या 3 रिफाइनिंग मेथड को यूज करते हैं तो उनमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी यूज किया जाता है। जैसे टिन के लिए आपने देखा, टिन के लिए हमने ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग को यूज किया, नहीं रिडक्टिव रिफाइनिंग को यूज किया, पोलिंग प्रोसेस यूज किया ना, उसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी यूज हो रहा है। कॉपर के लिए भी पॉलिंग। कॉपर के लिए भी आपने पोलिंग यूज किया था, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो अब आप देखो क्या करते हैं इसमें, बोल रहे हैं कि इन दिस मेथड द कैथोड इज मेड अप ऑफ अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। प्योर मेटल का एक थिन स्ट्रिप को कैथोड बना देते हैं, सेम एज दैट टू बी रिफाइंड, जिसकी रिफाइनिंग करें उसी मेटल की स्ट्रिप को यूज करें। एंड एनोड इज मेड ऑफ लार्ज स्लैब ऑफ इम्प्योर मेटल टू बी रिफाइंड। जिस इम्प्योर मेटल की हम रिफाइनिंग करना चाहते हैं उसका एक बड़ा स्लैब को हमने क्या बना दिया, एनोड, और एक पतली स्ट्रिप प्योर मेटल की उसको क्या बना दिया, कैथोड। और फिर एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट यूज करके, मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बोले द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुटेबल सॉल्ट ऑफ द मेटल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुटेबल सॉल्ट ऑफ द मेटल और द मॉल्टेन सॉल्ट ऑफ द मेटल। सेम मेटल को होगा। हाँ, अब इसमें हमें इस बात का भी ध्यान रखना है क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसा मेटल आयन होना चाहिए जो कि अगर एक्वस सॉल्यूशन यूज करें तो उस मेटल आयन का जो रिडक्शन है कैथोड पे वो ज्यादा फेवरेबल होना चाहिए इन कंपेयर टू हाइड्रोजन आयन। नहीं तो क्या होगा, फिर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इसका मतलब है कि अगर हाइड्रोजन से नीचे वाला मेटल है फिर तो आप एक्वस सॉल्यूशन यूज कर सकते हो, लेकिन अगर हाइड्रोजन से ऊपर वाला मेटल है तब क्या करना पड़ेगा, मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट यूज करना पड़ेगा। The electrolyte used is an aqueous solution of suitable salt of the metal or the molten salt of the metal, ठीक है, molten salt of the metal. During the process metal gets corroded. कौन metal? Impure metal. Metal gets corroded, that is oxidized at anode, and pure metal gets deposited at the cathode. Pure metal gets deposited at the cathode through reduction. तो अब ये रिएक्शन है, जो मेटल आयन है कैथोड पे रिड्यूस हुआ, सॉलिड मेटल बना, एनोड पे वो मेटल ऑक्सीडाइज हुआ, मेटल आयन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि ये मेटल के ऑक्सीडेशन के साथ साथ जो एनायन है उस एनायन का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। एनोड पे 2 रिएक्शन हो सकती हैं, मेटल का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, एनायन का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो ऐसा एनायन हो जो डिफिकल्टी के साथ ऑक्सीडाइज हो। मेटल ज्यादा इजिली ऑक्सीडाइज होना चाहिए इन कंपेयर टू एनायन, वैसे नॉर्मली यही होता है। तो ये बात समझ में आ गई। क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में प्योर मेटल स्ट्रिप को कैथोड बना देते हैं, इम्प्योर मेटल ब्लॉक को एनोड बना देते हैं, ठीक है। और जो सॉल्यूशन हम कंसिडर कर रहे हैं वो एक मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है या इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन भी हो सकता है। फिर इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट को पास करने पे रिफाइनिंग, तो उसमें क्या होगा, जो एनोड है एनोड से मेटल ऑक्सीडाइज होकर के सोल्यूशन में आएगा और फिर वहां से वो रिड्यूस होकर के कैथोड पे डिपॉजिट होगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कैथोड का मास बढ़ता जाएगा और एनोड का मास कम होता जाएगा। सर यहाँ एनोड मड के बारे में बता। एनोड मड, एनोड मड के बारे में मैंने पहले बताया।
कहाँ बताया भाई? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं बताया। सर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉपर की जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो एनोड मड में ये मिलता है। मैंने एक प्रॉब्लम में कराया हुआ इसको, एनोड के बारे में बताया हुआ, उसमें सिल्वर गोल्ड जो है ना ये सब एनोड मड के फॉर्म में मिलते हैं, कॉपर की चीज में मिलते हैं बाकी। कॉपर में ही। अब देखो मेटलर्जी ऑफ वेरियस मेटल, वेरियस मेटल्स, मेटलर्जी ऑफ वेरियस मेटल्स, बोले ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिडक्शन प्रोसेसेस यूज्ड दे आर मेनली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। मेटलर्जी ऑफ, वो प्रोसेसेस सारे कंप्लीट हो गए रिफाइनिंग के, केमिकल रिफाइनिंग के सब डिस्कस हो गए ना, कोई बचा तो नहीं है? अब देखो मेटलर्जी ऑफ वेरियस मेटल्स, तो किस मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए किस टाइप की मेटलर्जी हम यूज कर रहे हैं ये डिसाइड होता है रिडक्शन मेथड क्या यूज किया जा रहा है। ठीक है, सबसे क्रूशियल स्टेप क्या है? रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सी मेटलर्जी यूज की जा रही है। एयर रिडक्शन, ठीक है, कार्बन रिडक्शन, या जिसको हम स्मेल्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है, स्मेल्टिंग बोलते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी। तो अब वही बात यहाँ पे देखो गिवन है। तो नंबर 1 इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किसके लिए यूज किया जाता है? स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के लिए। ये आपने देखा है, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड को यूज करता है। जैसे एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, इसमें क्या यूज किया जाएगा? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। हाइड्रोमेटलर्जी किसके लिए यूज की जाती है? सिल्वर गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड के लिए हाइड्रोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी किसके लिए यूज होती है? आयरन और कॉपर, आयरन कॉपर इनके लिए पायरोमेटलर्जी यूज करते हैं। स्मेल्टिंग किसके लिए यूज किया जाता है? जिंक, टिन और लेड। स्मेल्टिंग पायरो का पार्ट नहीं है। स्मेल्टिंग बेसिकली मैंने आपको बताया था कि स्मेल्टिंग जो है कार्बन रिडक्शन मेथड को बोलते हैं। पर सर आपने पायरो के अंदर ही पढ़ा। हाँ, पायरोमेटलर्जी में पढ़ा था, लेकिन जो है स्मेल्टिंग नेम अलग से पूछ लिया जाता है कि स्मेल्टिंग हम किसके लिए यूज करते हैं। तो मैंने ये भी बोला था कि सारे कार्बन रिडक्शन मेथड को स्मेल्टिंग नहीं बोला जाता। उसमें याद करो मैंने एक चीज बोली थी कि मतलब स्मेल्टिंग का मतलब हमेशा रिडक्शन नहीं है, स्मेल्टिंग का अलग पर्पज भी होता है। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है, जैसे बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे अगर जिंक है, टिन है और लेड है, तो इनके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? स्मेल्टिंग यूज कर रहे हैं। आयरन और कॉपर के लिए क्या यूज करें? पायरोमेटलर्जी, ठीक। और सिल्वर और गोल्ड के लिए क्या यूज करें? हाइड्रोमेटलर्जी। और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के लिए क्या यूज करें? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। वैसे ये जो स्मेल्टिंग और पायरोमेटलर्जी थोड़े कंफ्यूजिंग है, तो इसमें आपको ये रट्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्मेल्टिंग किसके लिए यूज करते हैं? जिंक, टिन और लेड। जिंक, टिन और लेड के लिए स्मेल्टिंग, और आयरन और कॉपर के लिए पायरोमेटलर्जी। ठीक है, तो अब यहां पे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम को कंसिडर कर रहे हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम स्पेशली इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि आपको मैंने बताया था कि केमिकल एक्सट्रैक्शन को हम यूज करते हैं बॉक्साइट ओर के कंसंट्रेशन के, केमिकल एक्सट्रैक्शन को यूज करते हैं, लीचिंग को यूज करते हैं। उसमें मैंने बताया था 2 टाइप के बॉक्साइट होता है, रेड बॉक्साइट एंड ग्रे बॉक्साइट। ठीक है, 3 मेथड को कंसिडर करते हैं कंसंट्रेशन के लिए, हॉल्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस, सरफेक्स प्रोसेस। हॉल्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस एंड सरफेक्स प्रोसेस, वो चीज यहां पे डिस्कस होने वाली। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि एल्युमिनियम इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल और बॉक्साइट। एल्युमिनियम का प्रिंसिपल और क्या है? बॉक्साइट। Aluminium is mainly extracted from its principal or bauxite. The extraction of aluminium from bauxite mainly involve the following 3 steps. Number 1, purification of bauxite, that is concentration of bauxite. Number 2, electrolytic reduction of alumina. And number 3, purification of aluminum. 3 स्टेप है यहाँ पे। तो बोल रहा है कि bauxite are of 2 types, रेड बॉक्साइट एंड व्हाइट और ग्रे बॉक्साइट।
रेड बॉक्साइट क्या है? रेड बॉक्साइट में Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम, ये तो है ही बॉक्साइट, उसके साथ क्या है? सिलिका है, TiO2 और Fe2O3। ये रेडिश ब्राउन कलर है, इसलिए इसको रेड बॉक्साइट बोला जाता है। ये Fe2O3 रेडिश ब्राउन कलर्ड होता है, इसीलिए इसको रेड बॉक्साइट बोलते हैं। ठीक। व्हाइट और ग्रे बॉक्साइट में क्या है? Al2O3 है, TiO2 है, Fe2O3 और SiO2। SiO2 यहाँ पे मेन इंप्योरिटी, तो इसलिए इसको ग्रे बॉक्साइट बोलते हैं। ठीक है। प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, फॉलोइंग 3 मेथड्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस, सरफेक्स नहीं है, सरफेक्स, SERPECK, सरफेक्स प्रोसेस, SERPECK। तो बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस, सरफेक्स प्रोसेस। ठीक है। बेयर्स प्रोसेस क्या है? बोला दिस प्रोसेस इज यूज्ड मेनली फॉर द बेनिफैक्शन। कंसंट्रेशन को बेनिफैक्शन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन मेथड को बेनिफैक्शन और कुछ बोलते हैं। देखते क्या लिखा है, कहा आप स्टार्टिंग में ही देखो, और के बाद, और के बाद ये लिखा है। हाँ, इसीलिए मुझे भी नहीं याद आ रहा है। ड्रेसिंग है, हाँ ड्रेसिंग, कंसंट्रेशन और बेनिफैक्शन और ड्रेसिंग ऑफ ड्रेसिंग। तो दिस प्रोसेस इज यूज्ड मेनली फॉर द बेनिफैक्शन ऑफ रेड बॉक्साइट वेयर ओर इज डाइजेस्टेड। क्या करते हैं लीचिंग में? ओर को पहले सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, डाइजेस्ट करते हैं किसी केमिकल के अंदर। Where ore is digested in concentrated NaOH solution, ठीक है, where alumina and silica gets dissolved, while basic oxide TiO2 and Fe2O3 are insoluble, and therefore they are removed by filtration. इनको filtration के through remove कर दिया। CO2 gas is passed through the solution so that its pH is lowered and freshly precipitated aluminum hydroxide is added। इसको बोलते हैं क्या? सीडिंग। ये जो प्रेसिपिटेट ऐड किया, फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट जो हमने ऐड किया, इसको क्या बोलते हैं? सीडिंग। भूल गए थे, है? तो सीडिंग से क्या होगा? सीडिंग जो है वो प्रेसिपिटेशन को इंड्यूस करता है। Freshly precipitated aluminum hydroxide is added inside it, from where aluminum hydroxide gets precipitated out। तो AlOH थ्राइस का प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक। अब इसके बाद फिर क्या करते हैं? इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं, मतलब इसका कैल्साइनेशन कराते हैं। कैल्साइनेशन कराने पे क्या बनता है? ये एनहाइड्रस Al2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। यह है बेयर्स प्रोसेस। ठीक है। अब बात आती है हॉल्स प्रोसेस की। बोला दिस प्रोसेस इज एडॉप्टेड फॉर बेनिफैक्शन ऑफ लो ग्रेड बॉक्साइट, ठीक है, वेयर लीचिंग इज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ सोडियम कार्बोनेट। लो ग्रेड बॉक्साइट के लिए, के बेनिफैक्शन के लिए इसको यूज करते हैं, जहां पे लीचिंग को यूज किया जाता है। लीचिंग में क्या यूज करते हैं? सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं। उधर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया था, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं। ठीक है। तो अब ये देखो Al2O3.2H2O प्लस Na2CO3, ठीक है, तो इससे क्या बन गया? NaAlO2 प्लस CO2 है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2। अब क्या किया? CO2 और H2O को पास किया, तो CO2 और H2O को पास करने पे क्या हुआ? Na2CO3 बन गया और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आउट हुआ। ठीक है। और फिर कैल्साइनेशन के थ्रू इसको एनहाइड्रस Al2O3 में
कन्वर्ट करते हैं। ये हो गया हॉल्स प्रोसेस। डिफरेंस क्या है दोनों में? वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को लीचिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को लीचिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। अब आ जाते हैं भाई सरपेक्स प्रोसेस। सरपेक्स प्रोसेस बोले दिस प्रोसेस इज एडॉप्टेड फॉर बेनिफेक्शन ऑफ व्हाइट बॉक्साइट, मतलब ग्रे बॉक्साइट के बेनिफेक्शन के लिए इसको यूज करते हैं। दिस प्रोसेस इज एडॉप्टेड फॉर बेनिफेक्शन ऑफ व्हाइट बॉक्साइट ड्यूरिंग कंसंट्रेशन ऑफ व्हाइट बॉक्साइट फॉलोइंग रिएक्शंस आर इन्वॉल्व। ठीक है, अब क्या क्या रिएक्शन इन्वॉल्व है? Al2O3 प्लस कोक प्लस नाइट्रोजन, Al2O3 प्लस कोक प्लस नाइट्रोजन। इससे क्या हुआ? एल्युमिनियम नाइट्राइड बन गया प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये ऑक्सीजन कहां से आया? एल्यूमिना से। ठीक है, एल्यूमिना का जो ऑक्सीजन है वो कोक के साथ कंबाइन करके CO बना रहा है और एल्युमिनियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके एल्युमिनियम नाइट्राइड। ठीक, फिर क्या हुआ? बोल रहा है कि जो सिलिका इंप्योरिटी है वो सिलिका इंप्योरिटी जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिड्यूस होकर के सिलिकॉन में कन्वर्ट हो जाता है और CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक, बाकी सिलिका इंप्योरिटी को कोक के साथ भी रिड्यूस करते हैं। कोक के साथ जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो सिलिकॉन और CO2 बन जाता है। समझ आए? तो कार्बन मोनोऑक्साइड सिलिका को भी रिड्यूस कर देता है और ये कोक जो है वो सिलिका को रिड्यूस कर देता है। अब देखो जो एल्युमिनियम नाइट्राइड यहां से फॉर्म हुआ, ये एल्युमिनियम नाइट्राइड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी कि NaOH सोल्यूशन के साथ जब इसको ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे NaAlOH4 बन जाता है। NaAlOH4 बन जाता है, इसको भी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो NaAlOH4 बन गया प्लस अमोनिया गैस रिलीज हुई। अब ये NaAlOH4 से CO2 को पास करते हैं। ये हमने ये बेयर्स प्रोसेस में भी कंसीडर किया था इसको। ठीक है, CO2 को पास करते हैं तो वहां से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आउट होता है और फिर क्या करते हैं? इसको हीट करते हैं 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो इसका कैल्साइनेशन हो गया और एनहाइड्रस एल्यूमिना मिल गया। ठीक है, तो हॉल्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस में हमने क्या किया? रेड बॉक्साइट को प्योरीफाई किया बेयर्स प्रोसेस के। उसमें हम क्या करते हैं? कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन के साथ रेड बॉक्साइट को ट्रीट करते हैं। तो उसमें जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं वो डिसॉल्व नहीं होती। जो एसिडिक ऑक्साइड और एम्फोट्रिक ऑक्साइड है जैसे Al2O3 एम्फोट्रिक ऑक्साइड है, ये डिसॉल्व हो जाता है। सिलिका एसिडिक ऑक्साइड है, डिसॉल्व हो जाता है। Fe2O3 और TiO2 ये बेसिक ऑक्साइड है, ये डिसॉल्व नहीं होते, इनको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या किया? CO2 गैस को पास किया। CO2 गैस को पास करने से क्या हुआ? CO2 गैस को पास किया और थोड़ा अमाउंट फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट का ऐड किया। तो इससे क्या हुआ? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आउट हो गया। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आउट हो गया। फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करके एनहाइड्रस एल्यूमिना प्रोड्यूस कर लेते। ये तो हो गया बेयर्स प्रोसेस। हॉल्स प्रोसेस में क्या करते हैं? वही बॉक्साइट ओर है हमारे पास। ठीक है, अब उस बॉक्साइट ओर को हमने सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया। तो सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन के साथ जब हमने ट्रीट किया तो क्या होगा? जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं वो भी यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एसिडिक और एम्फोट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या बन गया? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन गया। और फिर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को फिर क्या किया? CO2 और H2O के साथ ट्रीट किया तो वहां से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आउट हो गया। हीट किया मतलब कैल्साइनेशन करा दिया, एनहाइड्रस एल्यूमिना बन गया। सरपेक्स प्रोसेस व्हाइट बॉक्साइट और ग्रे बॉक्साइट के लिए यूज करते हैं। सरपेक्स प्रोसेस में क्या करते हैं? जो व्हाइट और ग्रे बॉक्साइट है उसको कोक और नाइट्रोजन के साथ हीट करते हैं तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बना लेता है।
और कोक जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके लिए वो ऑक्सीजन एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज करता है। ठीक है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है यहां से, ये कार्बन मोनोऑक्साइड सिलिका जो इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है, मेन इंप्योरिटी है, उसको रिड्यूस करता है। साथ में सिलिका को रिड्यूस करने के लिए कोक को भी यूज किया जाता है। फिर ये जो एल्युमिनियम नाइट्राइड बना, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, तो आज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन गया। उसके थ्रू CO2 को पास करेंगे, फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का वहां से प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, कैल्साइनेशन करा करके एनहाइड्रस एल्यूमिना प्रोड्यूस करेंगे। हो गया क्लियर? ये तो हो गया कंसंट्रेशन मेथड। कंसंट्रेशन के बाद इसका रिडक्शन। रिडक्शन क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ही यूज होगा इसके लिए। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ प्योर एल्यूमिना, ये प्योर एल्यूमिना हमें कैल्साइनेशन से मिला है, अब इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ प्योर एल्यूमिना, अब इसमें क्या कर रहे हैं? बोला हियर इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड कंटेन्स द फॉलोइंग, ये इंपॉर्टेंट। हियर इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड कंटेन्स द फॉलोइंग, क्या है? मॉल्टेन एल्यूमिना 20%, ठीक है, मॉल्टेन एल्यूमिना 20%, मॉल्टेन क्रायोलाइट 60% और मॉल्टेन फ्लोस्पर 20%। ठीक है, जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उसमें 20% मॉल्टेन एल्यूमिना है, 60% मॉल्टेन क्रायोलाइट है और 20% मॉल्टेन फ्लोस्पर। ठीक, अब ये एडिटिव्स क्यों ऐड किए जा रहे हैं, अब इसके बारे में यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। बोला हियर फ्लोस्पर यूज किया जा रहा है। हियर फ्लोस्पर रिड्यूसेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर फ्रॉम 2050 डिग्री सेंटीग्रेड टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड। जो एल्यूमिना है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 2050 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसको हमें मॉल्टेन फॉर्म में लेना है, तो नेचुरल से हमें उसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करना है। मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करने के लिए फ्लोस्पर ऐड किया गया। जब फ्लोस्पर ऐड करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस होकर के कहां आ जाता है? 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये इसका मेजर एप्लीकेशन है फ्लोस्पर का, ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो हियर फ्लोस्पर रिड्यूसेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर फ्रॉम 2050 डिग्री सेंटीग्रेड टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑल्सो इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेल्ट। और क्या करता है? ये मेल्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। भाई आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा रहे हो ना, तो आपको सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी तो ज्यादा रखनी होगी, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी यूज किया जाता है। also increases the electrical conductivity of the melt in compared to molten alumina। ठीक है, in compared to molten alumina। अब यहां पे बोले क्रायोलाइट को क्यों यूज कर रहे हैं? Na3LF6। Na3LF6 also reduces the melting point of mixture, ये भी मेल्टिंग पॉइंट, मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। एंड हेल्प्स टू डिसॉल्व एल्यूमिना बाय एक्टिंग एज सॉल्वेंट, और ये एल्यूमिना को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। दो काम है इसका, एक तो ये एल्यूमिना को डिसॉल्व कराता है, ठीक, और दूसरा ये मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करता है। CaF2 को किस लिए यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए। क्रायोलाइट को किस लिए यूज कर रहे हैं? मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए और एल्यूमिना को डिसॉल्व करने। कैथोड यूज्ड इज अ कार्बन लाइनिंग, कैथोड यूज्ड इज अ कार्बन लाइनिंग, एनोड यूज्ड इज अ ग्रेफाइट रॉड। ठीक है, एनोड यूज्ड इज अ ग्रेफाइट रॉड। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना कोक पाउडर लेयर इज प्रेजेंट अबव द मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट। अब ये कोक पाउडर बेसिकली वही एंथ्रासाइट को ही यहां भी यूज करते हैं, उसकी स्प्रिंकलिंग कर देते हैं मेल्ट के ऊपर।
ठीक है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, कोक पाउडर लेयर इज प्रेजेंट अबव द मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट। कोक पाउडर लेयर फंक्शनड एज फॉलोज। अब वो क्या फंक्शन करता है? एट द जंक्शन ऑफ लिक्विड सॉलिड एयर इंटरफेस, the coke powder layer is present above the molten electrolyte. Coke powder layer functioned as follows at the junction of liquid solid air interface. ठीक है, ये है, ये लिक्विड है, मॉल्टेन मेल्ट, और यहाँ पे कोक पाउडर, और इधर क्या, एयर। अगर ये मेल्ट जो है ना सीधे एयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? मतलब जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो रिएक्ट कर सकती हैं। आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा रहे हो ना, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराओगे तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से मेटल प्रोड्यूस होगा, वो मेटल फिर से ऑक्सीडाइज हो सकता है। समझा रहा है कि नहीं? इसीलिए ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बोले द एनर्जी अवेलेबल इज मैक्सिमम, देयरफॉर कोरोजन इज मैक्सिमम। ये क्या है भाई? द एनर्जी, ऑक्सीडेशन देखो, नहीं वो तो ठीक है। द एनर्जी अवेलेबल इज मैक्सिमम एंड देयरफॉर कोरोजन इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। द ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड कोरोड्स कार्बन इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट रॉड। अच्छा ठीक है, बेसिकली बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा रहे हो ना, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा रहे हो तो एल्युमिनियम आयन है और ऑक्साइड आयन है। एल्युमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन है। ऑक्साइड आयन एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी। एनोड जो है वो ग्रेफाइट का बना है ना, मतलब कार्बन है उसके अंदर, तो ये ऑक्सीजन उस कार्बन के साथ कंबाइन करके उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, इससे एनोड कोरोड होगा। हम चाहते हैं एनोड का कोरोजन ना हो, तो वो जो एंथ्रासाइट पाउडर हमने उसकी स्प्रिंकलिंग की है वो उस ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, इससे एनोड बचा रहेगा। समझ है? एनोड को ऑक्सीडाइज होने से बचाना है, तो एनोड को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? एंथ्रासाइट पाउडर। The oxygen liberated at anode corrodes carbon electrode graphite rod in carbon monoxide and carbon dioxide. ठीक है, to prevent this corrosion, anthracite powder is used. वही कोक पाउडर मतलब एंथ्रासाइट, प्योर कार्बन होना चाहिए, ठीक है, अच्छे क्वालिटी का कोल होना चाहिए। तो यहां पे बोल रहे हैं कि टू प्रिवेंट दिस कोरोजन द कोक पाउडर विच पसेस लार्जर सरफेस एरिया, विच पसेस लार्जर, क्योंकि वो पाउडर्ड फॉर्म में है ना भाई, ग्रेफाइट रॉड तो सॉलिड फॉर्म में है और वो जो है वो पाउडर फॉर्म में है। पाउडर फॉर्म में तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो वहां पे रिएक्शन ज्यादा विगरस होगी, इसलिए कोल पाउडर होने की वजह से ग्रेफाइट रॉड का कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, तो वही बात यहां पे बोली जा रही है कि टू प्रिवेंट दिस कोरोजन द कोक पाउडर which possess larger surface area for reaction is kept at the top with which reacts with liberated oxygen so that anode gets protected, clear? तो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं एल्यूमिना का, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्रायोलाइट और फ्लोस्पर को क्यों यूज किया जाता है? तो क्रायोलाइट और फ्लोस्पर का क्या क्या यूज है? क्रायोलाइट जो है एक तो मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करता है, दूसरा वो एल्यूमिना को डिसॉल्व करता है।
एल्यूमिना को डिसॉल्व कराता है। और फ्लोस्पर क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, वहां मेल्ट के ऊपर हम कोक की स्प्रिंकलिंग करते हैं, कोक पाउडर की स्प्रिंकलिंग करते हैं। स्प्रिंकलिंग क्यों करते हैं, बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रेफाइट एनोड यूज किया जाता है। इस प्रोसेस में जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है एनोड पे। वो ऑक्सीजन गैस एनोड का कोरोजन करा सकती है, मतलब एनोड को ऑक्सीडाइज करा सकती है। हमें एनोड को ऑक्सीडाइज होने से बचाना है, तो एनोड को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए वहां पे हम कोक पाउडर की स्प्रिंकलिंग करते हैं, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसलिए वहां पे जो कंबस्शन रिएक्शन है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए उसका कंबस्शन होता है, एनोड बचा होता है। ठीक है, तो ये है पूरा डिस्कशन, जनरल डिस्कशन जो बुकलेट में गिवन है। बाकी इसके प्योरिफिकेशन के लिए क्या यूज करोगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यूज करोगे। ठीक है, अभी वो पीडीएफ इन्होंने शेयर किया है क्या? Yes, sir. कर दिया? Yes, sir. बहुत अच्छा काम किया भाई। जरा बुकलेट ओपन करो। अच्छा, तुम्हें नहीं, ये ग्रुप में नहीं है ना? पेज नंबर 18 पे देखो, पेज नंबर 18। ठीक है, तो यहां पे गिवन है आयरन एंड टिन। आयरन एंड टिन बोला बोथ आयरन एंड टिन आर एक्सट्रैक्टेड बाय द कार्बन रिडक्शन मेथड। दोनों के लिए क्या यूज किया जाता है, कार्बन रिडक्शन मेथड को यूज करते हैं। वही स्मेल्टिंग में भी तो कार्बन रिडक्शन, कहीं पे कार्बन यूज किया जाता है, कहीं पे नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ, वो उसमें जो है मतलब कार्बन रिडक्शन मेथड में कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है और कोक भी हो सकता है, दोनों को यूज कर सकते हैं। तो बोथ आयरन एंड टिन आर एक्सट्रैक्टेड बाय द कार्बन रिडक्शन मेथड। अब जैसे आयरन ओर है, आयरन ओर है तो सबसे पहले, क्योंकि ये ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम पहले ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यूज करेंगे कंसंट्रेशन के लिए, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन यूज करते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटाइज्ड होता है। ठीक है, और मैग्नेटाइज्ड है और इम्प्योरिटी अनमैग्नेटाइज्ड। तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के थ्रू हमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के थ्रू इसका कंसंट्रेशन कर दिया। कंसंट्रेशन के बाद जो हमें कंसंट्रेटेड ओर मिला उसका कैल्साइनेशन कराते हैं। रोस्टिंग तो तब होगी जब सल्फाइड ओर यूज करोगे। अब सल्फाइड ओर अगर होगा, जैसे आयरन पायराइट है, तो आयरन पायराइट के केस में फिर तो आपको फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यूज करना पड़ेगा कंसंट्रेशन के लिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर ऑक्साइड, क्योंकि प्रिंसिपल ओर इसका ऑक्साइड ओर होता है, तो इसलिए वहां पे रोस्टिंग नहीं होगी, क्या होगा, कैल्साइनेशन। तो अब कैल्साइनेशन में क्या हुआ वो तो आप समझते ही हो। तो सारी वोलेटाइल इंप्योरिटीज जो है वो रिमूव हो गई। उसके बाद फिर रिडक्शन के लिए इसको ले आए, कैल्साइनेटेड ओर को किस लिए यूज कर रहे हैं, रिडक्शन के लिए।
अब रिडक्शन यहाँ पे स्मेल्टिंग करा रहा है, स्मेल्टिंग इन अ ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, अब इसमें क्या क्या यूज करें, ओर है, कोक है, लाइमस्टोन है, ये मिलकर के क्या बोला जाता है इसको, चार्ज। ओर प्लस कोक प्लस लाइमस्टोन, क्या बोलते हैं इसको, चार्ज बोलते हैं। अब ये रिएक्शंस यहाँ पे होती है। जो Fe2O3 ओर है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आयरन में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, स्पॉन्जी आयरन। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। अब ये जो CO2 है, ये CO2 कोक के साथ, एकदम नीचे रिएक्शन लिखी हुई है, CO2 कोक के साथ कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन में यूटिलाइज होता है। समझ आ रहा है? Yes, sir. और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना, ये बेसिक फ्लक्स की तरह यूज होता है। Yes, sir. ये सिलिका इंप्योरिटी के साथ स्लैग फॉर्मेशन करता है। Yes, sir. ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट स्लैग आउट हो गया। बाकी ये सब रिएक्शंस भी हो जाती हैं वहां पे, इतना हाई टेम्परेचर है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया। ये रिएक्शन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन है ये। इसमें देखो CO CO2 में कन्वर्ट हुआ ऑक्सीडेशन, CO कार्बन में कन्वर्ट हुआ रिडक्शन, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। बाकी सिलिका जो है, सिलिका को कोक जो है रिड्यूस भी कर सकता है। अभी आपने देखा था इस रिएक्शन को सरपेक्स प्रोसेस में। इसी तरीके से MnO2 है तो MnO2 को कोक जो है वो रिड्यूस करके मैग्नीज में कन्वर्ट कर सकता है। P4O10 है तो उसको कोक जो है वो फास्फोरस में कन्वर्ट कर देगा। तो फिर जो स्पॉन्जी आयरन है, स्पॉन्जी आयरन के साथ और क्या क्या होगा, कार्बन होगा, मैग्नीज होगा, सिलिकॉन होगा, ये सब इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये इंप्योर आयरन, ये सब मिलकर के क्या बन गया, इंप्योर आयरन। अब ये इंप्योर आयरन जो है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पिग आयरन बोल रहे हैं, पिग आयरन। अब उसको बोल रहे हैं, इसको रीमेल्ट किया पिग आयरन को, फिर से मेल्ट किया और कूल किया तो ये हो गया कास्ट आयरन। क्या हो गया, कास्ट आयरन। अब कास्ट आयरन का ये कंपोजिशन, ठीक है, तो 93% आयरन है इसके अंदर, 5% कार्बन है और 2% बाकी सब इंप्योरिटीज। और फिर ये जो कास्ट आयरन है, इस कास्ट आयरन से रॉट आयरन बनाते हैं। ठीक है, कास्ट आयरन से फिर क्या करेंगे, रॉट आयरन का फॉर्मेशन करते हैं, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। तो अब आगे ये जो कुछ आप पढ़ रहे हो इसी का पूरा डिटेल, ये तो फ्लो चार्ट था, इसी का यहाँ पे डिटेल गिवन है। अब डिटेल में जरा आप देखो, बोला आयरन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल और हेमेटाइट आफ्टर द प्रिलिमिनरी वॉशिंग, कंसंट्रेशन एंड रोस्टिंग। ठीक है, द ओर इज स्मेल्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ कोक एंड लाइमस्टोन इन अ ब्लास्ट फर्नेस। रोस्टेड ओर, अब इसमें क्या क्या यूज कर रहे हैं, चार्ज के अंदर चार्ज का कंपोजिशन बता रहे हैं। देखो, रोस्टेड ओर 8 पार्ट है, ये 8 पार्ट मतलब पार्ट बाय मास है, ये पार्ट का मतलब पार्ट बाय मास है। रोस्टेड ओर 8 पार्ट, डीसल्फ्यूराइज्ड कोक 4 पार्ट एंड लाइमस्टोन पीसेस 1 पार्ट। ये चार्ज का कंपोजिशन है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो चार्ज का कंपोजिशन क्या है, 8 पार्ट बाय मास रोस्टेड ओर या कैल्साइनेटेड ओर। ठीक है, डीसल्फ्यूराइज कोक 4 पार्ट और लाइमस्टोन 1 पार्ट इज फेड इनटू द ब्लास्ट फर्नेस फ्रॉम द टॉप। ये फीड जो है ना, चार्ज को कहां से ला रहा है, ऊपर से ला रहा है। फेड इनटू द ब्लास्ट फर्नेस फ्रॉम द टॉप, preheated air is blown in through water jacketed pipes called tiers fixed in the lower part। तो ये preheated air को कहां से एंटर करा रहे हैं, लोअर पार्ट से। ठीक है, of the furnace there is a temperature gradient as we move from the bottom to the top।
अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, बॉटम में टेम्परेचर सबसे ज्यादा और टॉप में टेम्परेचर सबसे कम होता है। बॉटम में टेम्परेचर जो है 2000 केल्विन के आसपास इन्होंने लिखा हुआ है, वैसे ये 2200 केल्विन के अप्रॉक्स होता है। एनसीईआरटी में जो इंफॉर्मेशन है उसको आप फाइनल मानोगे। तो बोल रहा है कि देयर इज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट एज वी मूव फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। बॉटम में 2200 केल्विन के आसपास और टॉप में 500 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। द ब्लास्ट फर्नेस में भी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। इसके 3 पार्ट हैं एज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग। अब वो 3 पार्ट जो है उनको कैसे कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, जोन ऑफ फ्यूजन, जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन एंड जोन ऑफ रिडक्शन। ठीक है, तो जोन ऑफ फ्यूजन कहां होता है, सबसे नीचे जो बॉटम मोस्ट पार्ट है ना वो जोन ऑफ फ्यूजन है, वहां पे सब कुछ मॉल्टन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जहां टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। बोले द लोअर पोर्शन वेयर कोक बर्न्स एंड प्रोड्यूस CO2 एंड अ लॉट ऑफ हीट नोन एज जोन ऑफ फ्यूजन। तो यहां पे ये जो कंबशन रिएक्शन हो रही है इसी के थ्रू हीट प्रोड्यूस होती है और उससे वो टेम्परेचर मेंटेन होता है। हियर द टेम्परेचर इज अबाउट 1775 केल्विन। वैसे ये एवरेज टेम्परेचर आप बोल सकते हो, ये जो टेम्परेचर है ना ये एवरेज टेम्परेचर है। ये वैसे तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो 2200 केल्विन तक जाता है। अ लिटिल अबव दिस where temperature is about 1475 Kelvin to 1575 Kelvin, iron coming out in molten form। तो वहां से आयरन जो है वो molten form में मिलता है। ठीक है, इसमें आप देखोगे डायग्राम में ये देखो, ये टैप होल लिखा हुआ है, टैप होल, वहां से molten फॉर्म में जो है मेटल को रिमूव करते हैं। ठीक है, स्लैग जो है उसके ऊपर है, मॉल्टेन स्लैग जो है उसके ऊपर। जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, द मिडिल पोर्शन जिसका टेम्परेचर 1075 केल्विन टू 1275 केल्विन। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, जरा ये डेटा एनसीईआरटी में देखना। एनसीईआरटी में सबसे नीचे टेम्परेचर क्या लिखा हुआ, 2170, मतलब 2200 केल्विन। ठीक है, 2200 केल्विन। ठीक है, और मिडिल में क्या लिखा हुआ, 1570 केल्विन, और टॉप में उससे पहले है 1270 और उससे ऊपर है 1070। मतलब उसमें कई रेंज है, 560 लिखा हुआ। कई रेंज है। ठीक है, और ऊपर टॉप में क्या है टेम्परेचर, 560 केल्विन। टॉप में 500 टू 800 केल्विन। अच्छा, मतलब एकदम टॉप मोस्ट पार्ट में जो 500 केल्विन टेम्परेचर होगा। तो जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन बोला था, मिडिल पोर्शन टेम्परेचर 1075 केल्विन टू 1275 केल्विन। CO2 राइजिंग अप, नीचे देखो कोल को बर्न करा है, कोल को बर्न करा है, CO2 बनी, वो CO2 ऊपर जा रही है। ठीक है, अब ये CO2 जो ऊपर जा रही है वो ऊपर से जो कोक आ रहा है, चार्ज के अंदर भी तो कोक ऐड किया है ना, उस कोक के साथ ये CO2 कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना, और इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होती है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो बोल रहा है कि राइजिंग अप इज रिड्यूस्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो CO2 प्लस कोक गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एंडोथर्मिक है। इन दिस पोर्शन लाइमस्टोन कमिंग फ्रॉम अबव इज डिकम्पोज्ड। इसी पार्ट में बोल रहा है कि लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन भी होता है, तो वो CaO और CO2 बनाएगा। इन दिस पोर्शन limestone coming from above is decomposed and the resultant lime
which acts as flux, ठीक है, combines with silica present as impurity to form calcium silicate. क्लियर? Yes, sir. तो ये सारी रिएक्शन कहां हो रही है? जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन में हो रही है. फिर जोन ऑफ रिडक्शन, इसके ऊपर जोन ऑफ रिडक्शन बोले द अपर पोर्शन वेयर आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस. ध्यान देना, जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना है. अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर गया, गैस है ना, तो ऊपर ही जाएगी. Yes, sir. ऊपर जाएगी तो वहां पे जो Fe2O3 है, उस Fe2O3 का स्टेजेस में रिडक्शन होगा. पहले Fe2O3 से Fe3O4 बनेगा, फिर Fe3O4 से FeO बनेगा, और फिर FeO से आयरन बनेगा. कई स्टेजेस में रिडक्शन होता है. अलग-अलग टेम्परेचर. हाँ, अलग अलग टेम्परेचर. तो बोले द अपर पोर्शन वेयर आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू स्पॉन्जी आयरन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड राइजिंग अप द फर्नेस. ये कार्बन मोनोऑक्साइड फर्नेस में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है. तो अब देखो वहां पे ये रिडक्शन रिएक्शन हो रही है. द रिडक्शन इज बिलीव्ड टू टेक प्लेस इन स्टेजेस. तो पहला स्टेज क्या है? Fe3O4 का फॉर्मेशन, फिर FeO का फॉर्मेशन, फिर आयरन का फॉर्मेशन. ये हो गया जोन ऑफ रिडक्शन. तो सबसे कम टेम्परेचर कहां होता है? जोन ऑफ रिडक्शन. सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां होता है? जोन ऑफ फ्यूजन. जोन ऑफ फ्यूजन का टेम्परेचर 2200 केल्विन के अप्रॉक्स होता है. आ गया समझ में? बोला एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस द molten आयरन sinks down while above this floats the fusible slag. molten आयरन के ऊपर स्लैग फ्लोट करता है क्योंकि वो इमिसिबल है, which protects the molten iron from oxidation. तो ये molten iron को फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करता है. These two can be removed from different holes. अब ये स्लैग को अलग होल से रिमूव करते हैं. ऊपर एक होल होता है, वहां से स्लैग को रिमूव किया जाता है, और नीचे जो होल होता है वहां से मॉल्टन मेटल को रिमूव किया जाता है. स्लैग की डेंसिटी कम है, मॉल्टन मेटल की डेंसिटी ज्यादा है. These two can be removed from different holes. बोले वेस्ट गैसेस escaping at the top consisting of about 30% carbon monoxide, 10% CO2 and the rest nitrogen. ठीक है. Iron obtained from the blast furnace is known as pig iron. तो यहां से जो आयरन मिलता है उसको पिग आयरन बोलते हैं. फिर उसके बाद आयरन के टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है. तो इधर तो बहुत कुछ है. टाइम भी हो गया भाई. चलो कोई बात नहीं, इसको कल फिनिश करते हैं. ठीक है, कल तो डाउट क्लास है. ठीक है, ऑर्गेनिक क्या डिस्कस कर रहे हो जरा? एल्कोहल एंड ईथर. तो फिर कब? थोड़ा टाइम निकल लेंगे. अच्छा, थोड़ा टाइम ये और थोड़ा टाइम वो. सैटरडे डाउट. सैटरडे न रखो ना, सैटरडे अच्छा दिन नहीं है. संडे रख लो सर. संडे तो और भी अच्छा नहीं है. ठीक है, फ्राइडे जो है, फ्राइडे को डाउट क्लास रखते हैं. मैं देखता हूँ अगर छोटा लेक्चर होगा तो लेक्चर शेयर कर दूंगा. ठीक है सर. है ऐसे बुकलेट ओपन करके बैठ जाना. नहीं, ऐसे क्या करना है, मैं ऐसे मैं भी पढ़ रहा हूँ वहां पे. ठीक है, बुकलेट ओपन करके बैठ जाना और मैं जो है उधर एक्सप्लेन करता जाऊंगा, सुनते जाना सारी कहानी को, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको नोट कर लेना. किसके? नहीं, बुकलेट से पढ़ना. वो बुकलेट से. यहाँ पे सेपरेट. ये तो जो अलग चीज थी, जो इम्पोर्टेंट पार्ट था उसका नोट्स मिल गया, बाकी का बुकलेट. चलो ठीक है बेटा. क्लास का शेड्यूल कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे क्लास